आज हमारे सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इस इवेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? सबसे पहले आती है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसके बाद आती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल मैच्योरिंग इनटू द सीड, ओव्यूल किस में मैच्योर हो जाएगा? सीड में, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, एंड ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अब सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्यों होती है? देखिए, अगर एम्ब्रियो को डेवलप करना है तो एंडोस्पर्म को डेवलप करना होगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म ही वो टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो एंडोस्पर्म को डेवलप करना पड़ेगा, तभी एम्ब्रियो डेवलप कर पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, और एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी। आफ्टर द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर। बिल्कुल, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो पाएगी। कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन ऑर्चिडेसिए, पोडोस्टिमेसिए एंड ट्रापेसिए। इन प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है एब्सेंट होता है। अब एक प्लांट हमारे पास ऐसा भी है जिसके अंदर एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, और उसका नाम है, उस प्लांट का नाम है ओएनोथेरा। ओएनोथेरा प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सिंगल होता है। तो जब एक मेल गैमेट उस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो वो एंडोस्पर्म क्या होगा? इस प्लांट के अंदर डिप्लॉयड। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आपको मैंने बताया है कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है ऑर्चिडेसिए, पोडोस्टिमेसिए एंड ट्रापेसिए फैमिली के अंदर, और एंडोस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड होता है किसके अंदर? ओएनोथेरा प्लांट के अंदर। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कितनी तरह की होती है। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट 3 तरह की होती है मेनली। सबसे पहले आता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो पेन होता है जो पैक सेल के अंदर होता है, पेन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पैक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो जब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे शुरू में क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होगी, बट उसके इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस लगातार होती चली जाएगी। तो जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, फिर सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनेगा, तो ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाएंगे, और ऐसे करते करते हमारे पास एक लिक्विड एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? फ्री न्यूक्लियस होंगे। लेटर ऑन, लास्ट में जाकर, अब देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो ने भी डेवलप करना शुरू कर दिया, लास्ट में जाकर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, और लास्ट में जाकर ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है पूरी तरह से क्या बन जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। सेलुलर मींस ये एंडोस्पर्म सॉलिड हो जाएगा बाद में। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर ये जो एंडोस्पर्म है वो लिक्विड स्टेज में रहता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस ही लगातार चलती रहती है, साइटोकाइनेसिस इसमें होती ही नहीं है। लास्ट में जाके हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है, तब जाके सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इट वाज फ्री न्यूक्लियर और लिक्विड एंडोस्पर्म इन द अर्ली स्टेज। इसके एग्जांपल क्या क्या है? कोकोनट। खैर, कोकोनट के अंदर तो हम 2 तरह के एंडोस्पर्म देखेंगे, लिक्विड और सॉलिड। मेज, राइस, व्हीट, कॉटन, सनफ्लावर, कैप्सेरा। तो ये बेसिकली इतने सारे एग्जांपल हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट some exceptional cases regarding free nuclear एंडोस्पर्म। ओके, तो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शनल केस रिगार्डिंग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं उनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हमने देखा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है और वो बाद में सेलुलर बन जाते हैं। बट कुछ केसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। सेल वॉल फॉर्मेशन उनकी क्या रहती है? इनकम्प्लीट रहती है। इनकम्प्लीट रहने का मतलब कि उनके अंदर साइटोकाइनेसिस पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो जैसे कि पहला एग्जांपल इसका है फ्रेजलस, वॉल फॉर्मेशन अकर अराउंड एम्ब्रियो ओनली। कि फ्रेजलस के अंदर वॉल फॉर्मेशन सिर्फ एम्ब्रियो की चारों ओर होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पेन है, अभी बार बार डिवाइड कर रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से,
तो वही लिक्विड एंडोस्पर्म यहाँ पे बन रहा है। बट लास्ट में क्या होना चाहिए था, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होनी चाहिए थी और ये कंप्लीटली ये क्या होना चाहिए था, सेलुलर होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ साइटोकाइनेसिस क्या हो रही है, एम्ब्रियो के चारों ओर, और सारा रिमेनिंग पार्ट क्या रह रहा है, लिक्विड रह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म क्या रह रहा है, यहाँ पे लिक्विड रह रहा है, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, चालजा की तरफ है, चालजा की तरफ ये एरिया जो है वो लिक्विड रह रहा है। तो मतलब ये एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या रह रहा है, लिक्विड ही रह रहा है। जबकि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर लास्ट में क्या होता है कि ये क्या बन जाता है, पूरी तरह से सेलुलर बन जाता है। बट ये लास्ट में यहाँ पे क्या रह रहा है, ये लिक्विड रह रहा है। और सिर्फ साइटोकाइनेसिस हो रही है एम्ब्रियो के चारों ओर इन फ्रेजेलस। अब जो नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस हमारे सामने है वो है क्रोशोलेरिया। क्रोशोलेरिया के अंदर भी अपर हाफ में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, बट लोअर हाफ में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगी। अगेन जो एंडोस्पर्म है वो लिक्विड रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही डिविजन हो रही है, फ्री लिक्विड डिवीजन हो रही है। लास्ट में देखिए साइटोकाइनेसिस कंप्लीटली नहीं हो रही है। यहाँ पे हाफ पार्ट जो है उसमें साइटोकाइनेसिस हो रही है कि वो सॉलिड बन जाता है, सेलुलर बन जाता है। बट जो लोअर पार्ट है वो क्या रहता है, चालजा की तरफ जो लोअर पार्ट है वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो अगर आप ये देखिए, दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम ऑफ क्रोशोलेरिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो एंडोस्पर्म है दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये आपका एम्ब्रियो है यहाँ पे, दिस इज द एम्ब्रियो, and this is the lower part of the this is the lower part which remain free nuclear. Free nuclear means it remain liquid. It act as a hostorium also. एक hostorium की तरह यहाँ पे काम करता है ये एंडोस्पर्म। तो अब ये this is the original diagram of Crocholleria endosperm basically। तो यहाँ पे हाफ पार्ट जो है, लोअर हाफ जो है वो रहता है लिक्विड, और अपर हाफ जो है वो सेलुलर बन जाता है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती, सिर्फ अपर हाफ में हो पाती है। So this is the second exception case, and now we come to the third exception case, that is Melasthoma. In Melasthoma, cytokinesis never occurs. कि मतलब इस स्टेज के बाद कभी भी साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगी ही नहीं कंप्लीट। तो एंडोस्पर्म हमेशा क्या रहेगा, एंडोस्पर्म ऑलवेज रिमेन इन लिक्विड स्टेट, एंटायर पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एंडोस्पर्म ही किसमें रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड एंडोस्पर्म की फॉर्म में रहेगा। दीज आर द एक्सेप्शनल केस रिगार्डिंग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट द second type of endosperm, which is called as cellular endosperm. So let's talk about the second type of endosperm, which is called as cellular endosperm. Now what are the example of cellular endosperm? अगर आप देखें यहाँ पे तो सेलुलर एंडोस्पर्म के एग्जांपल क्या हैं? तो सेलुलर एंडोस्पर्म के एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे है धतूरा, फॉर एग्जांपल धतूरा, बैल्सम एंड पिटूनिया। These are the example of cellular endosperm. तो अगर हम यहाँ पे देखें सेलुलर एंडोस्पर्म में कैसे ये एंडोस्पर्म बनता है। Again, this is zygote. This nucleus is pen. Now, in cellular endosperm development, after every karyokinesis, immediately cytokinesis will occur, and endosperm will remain cellular right from the beginning. जो एंडोस्पर्म है वो शुरू से ही क्या होगा, सेलुलर होगा। जैसे कि हमने फ्री न्यूक्लियर में क्या पढ़ा था, एंडोस्पर्म शुरू में क्या होता है, लिक्विड होता है, बट बाद में वो सेलुलर बन जाता है। बट यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो शुरू से ही क्या होगा, शुरू से ही वो क्या होगा, सेलुलर होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस विल अकर। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है यहाँ पे, एंड अगर आप देखें आगे के तो साइटोकाइनेसिस बढ़ती ही जाएगी, कैरियोकाइनेसिस होती जाएगी, और आप उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होती जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर एवरी
karyokinesis, cytokinesis will occur. तो फाइनली जो आपका एंडोस्पर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो भी डेवलप हो चुका है, और ये आपका जो एंडोस्पर्म है वो क्या होगा, सेलुलर ही रहेगा। ये शुरू में भी सेलुलर ही था, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही थी, तो इट रिमेन्स सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और लास्ट में तो खैर सेलुलर रहेगा ही रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, तो ये एंडोस्पर्म जो है ये क्या है, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म which is solid basically, ठीक है, और ये हमारा एम्ब्रियो है। सो लास्ट हमारे सामने जो यहाँ पे आता है दैट इज थर्ड केस। थर्ड केस इज हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म, और इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो हेलोबियल्स ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट्स, हेलोबियल्स ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट के अंदर ये देखने को मिलता है हमें। तो इसमें क्या होता है अगर आप देखें, सबसे पहले यहां पे आपको पता है कि पेन न्यूक्लियस होगा, और ये हमारा जाइगोट है, दिस इज आवर पेन। तो सबसे पहले यहां पे जो डिवीजन होगी, हेलोबियल एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड free nuclear endosperm. It is the intermediate type between cellular and free nuclear endosperm. Okay, so how, when first karyokinesis occur, immediately after cytokinesis will occur, but उसके बाद हमेशा क्या होगी, उसके बाद हमेशा क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, लगातार कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, और फिर लास्ट में जाके क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। आइए इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो पहली बार जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो एक लार्ज सेल यहां बनती है, आप देख सकते हैं, ये जो लार्ज सेल बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज माइक्रोपाइलर सेल। और ये जो नीचे की सेल बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्जर सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्जर सेल, ठीक है। तो ये नीचे जो हमारी सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल चार्जर सेल। ओके, अब क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो रही है। तो एट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कंप्लीट्स। मतलब आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह हो रही है। यहाँ पे मतलब फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे ये डिवीजन सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह हो रही है। बट इसके आगे जो अब डिवीजन होगी वो होगी हमारी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह, या इसको बोल सकते हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे फॉलो होगी, तो जिसके तहत आप देखोगे यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। अपर लार्ज माइक्रोपाइलर सेल के अंदर भी बहुत सारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोअर चार्जर सेल में भी थोड़े बहुत न्यूक्लियस बनेंगे। ये हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो चुकी है। अब ये जो डिवीजन है ये रिजेंबल कर रही है पहले वाले एंडोस्पर्म की तरह, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। इट मींस हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी शो करता है, और प्लस वो सेलुलर डिवीजन, सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह भी डिवीजन शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में, अब ये जो लार्ज माइक्रोपाइलर सेल है हमारे यहाँ पे, इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सिर्फ यही पार्ट कन्वर्ट होगा सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर। मींस कि इसी
सिर्फ लार्ज माइक्रोफाइबर सेल के अंदर ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। ये जो लोअर पार्ट है हमारा चार्जर सेल, इसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगी और ये फाइनली डीजनरेट कर जाएगा। देखिए कैसे, देखते हैं कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये हमारा एंडोसोम क्या बन चुका है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, चार्जर चैम्बर डीजनरेट्स, चार्जर चैम्बर डीजनरेट्स। तो साइटोकाइनेसिस completes at micropyle। साइटोकाइनेसिस सिर्फ कहाँ कंप्लीट हो रही है, माइक्रोपाइल की तरफ। जो चार्जर चैम्बर है वो डिजनरेट कर जा रहा है। इसका अगर हम एक एग्जांपल भी ले लें यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल हमारे सामने है एस्पोडिलस टेन्यूफोलिस। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। वैसे तो ये हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकोट के अंदर होता है, तो इसका एग्जांपल हमें दिखाना हो तो एस्पोडिलस टेन्यूफोलियस के अंदर ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे अगेन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैरोकाइनेसिस होगी, कैरोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे ये मैच करेगा सेल एंडोस्पर्म से, और उसके बाद लार्ज माइक्रोपाइल सेल बनेगी और एक स्मॉल चार्जर सेल बनेगी। उसके बाद इन दोनों सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो इसके तहत बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन यहाँ पैदा हो जाएगी। सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होगा और एक लोअर चार्जर पार्ट में, ये लोअर चार्जर पार्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ अपर माइक्रोपाइलर पार्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। तो मींस कि अपर माइक्रोपाइलर जो सेल है वही सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगी। जो चार्जर पार्ट है वो क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। तो these are the 3 types of एंडोस्पर्म। एंड हमने आपको बताया कि कोकोनट ही एक अकेला ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है, सीड है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है 2 तरह के एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड एंडोस्पर्म है। लिक्विड एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है फ्री लिक्विड एंडोस्पर्म को, और एक स्टेज होती है इसके अंदर जो एक एंडोस्पर्म उसके अंदर होता है जिसको हम व्हाइट कर्नल बोलते हैं, दैट इज सॉलिड एंडोस्पर्म। तो कोकोनट के अंदर दोनों तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म भी और सॉलिड एंडोस्पर्म भी। लिक्विड एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री लिक्विड एंडोस्पर्म एंड सॉलिड एंडोस्पर्म इज आल्सो नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।